अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं अफसा कोमल। हुकूमत के साथ सियासी डायलॉग की नाकामी के बाद अब तमाम नजरें पीटीआई की अपोजिशन इत्तेहाद के साथ मिलकर कोई मुश्तरका लाहे अमल बनाने के हवाले से हैं। लेकिन अब यह सवाल भी उठाया जा रहा है कि मुत्तहिदा अपोजिशन आखिर कौन से ऐसे मुश्तरका इकदाम कर सकती है कि हुकूमत को मजबूर करे और अपने मुतालबात मनवा सके। बुनियादी मुतालबा जो इस इत्तेहाद के जरिए किया गया वो मुश्तरका तौर पर हुकूमत के सामने रखा भी गया है और वो ये है कि हुकूमत फिल फौर मुस्ताफ़ी हो और मुल्क में नए इलेक्शन का इनेकाद करवाया जाए। लेकिन क्या ये हिकमत अमली हुकूमत को कुछ अपने ये मुतालबात मनवाने के हवाले से अपोजिशन के कामयाब हो सकेगी? क्योंकि इस वक्त हम ये देखते हैं कि हुकूमत खा वो कोई कानून साजी हो वो भी करने में कामयाब हो जाती है और उसके अलावा भी जो पीटीआई जब एहतजाज की बात करती है तो उससे भी इनकारी होती है। तो इसमें इस इत्तेहाद में क्या मुख्तलिफ होगा? मौलाना पीटीआई का किस हद तक साथ देंगे? हुकूमत एक मौक़िफ़ अब ये अपना रही है कि मौलाना के साथ पीटीआई का इत्तेहाद एक गैर फितरी इत्तेहाद है जो कि ज़्यादा दिन नहीं चल सकेगा। तो क्या मुस्तकबिल होगा, क्या मुश्तरका लाहे अमल होगा? इस हवाले से हम बात करेंगे। इस प्रोग्राम में हम इमरान खान के आर्मी चीफ के नाम ख़त का भी तस्करा करेंगे और इस पर भी बात होगी जो जज साहिबान का तबादला हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब सलमान अकरम राजा साहब, सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान साहब आपके वक्त के लिए। अपोजिशन इत्तेहाद की तरफ से जो मुश्तरका मुतालबा है वो है कि हुकूमत इस्तीफ़ा दे और नए इलेक्शंस हों, जबकि सलमान साहब जो सियासी डायलॉग हुकूमत के साथ हो रहा था उसमें इलेक्शन ऑडिट के हवाले से कोई तस्करा नहीं था। तो अब अपोजिशन इत्तेहाद ये जो एक इंतहाई किस्म का मुतालबा कर रहा है, किस लाहे अमल के साथ आप हुकूमत को मजबूर करेंगे इसके ऊपर अमल दरामद के हवाले से? देखिए, जो हुकूमत से मुज़ाकरात थे उसमें तो इब्तदाई हमारी मांग थी ना कि आप कमीशन बनाएं 9 मई के हवाले से, 26 नवंबर के हवाले से असीरान को जमानत पर आज़ाद होने दें। वहाँ हमने ये हरगिज़ नहीं कहा था कि हम इलेक्शन के हवाले से दस्तबरदार होते हैं, बल्कि हमने लिखा था ये दो मुतालबात जो हैं ये आइंदा एक बड़ी जो गुफ्तगू है उसका पेश पैमाना है। अब वो गुफ्तगू तो ना हो सकी क्योंकि हुकूमत हमें लाचार नजर आई। वो एक मीटिंग हमारी आजादाना ना करा सके इमरान खान साहब के साथ, तो उन्होंने और क्या करना था। तो इस वक्त पूरा निज़ाम जो है वो गिरफ्त में है गैर जमहूरी कुव्वतों की। इस वक्त 16 सीटें जीतने वाली एक जमात जो है उसको हुकूमत दे दी गई है। तो ये एक गैर फितरी सूरत हाल है। पाकिस्तान की आवाम इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करती। ये अमर जो है अमर वाक़या है और इसका जो नतीजा है इसके जो असरात हैं वो बहरहाल सामने आने हैं। वो अगले माह आए या वो चंद माह बाद आए। तमाम सियासी जमातें, वो मौलाना फजलुर रहमान हों, वो महमूद खान अचकज़ई हों, वो जब अपने हलकों का रुख करते हैं तो हकीकत उनके सामने है। वो जानते हैं कि आइंदा अगर उन्होंने पाकिस्तान के अवाम में सियासत करनी है या तो मुक़द्दरा की सियासत हो, किसी गेट के बाहर जाके खड़े हो जाएं, लेकिन अगर अवाम में सियासत करनी है तो उन्हें अवाम की आवाज़ को सुनना होगा। अवाम 8 फरवरी के इलेक्शन के नतीजे को जो बनाया गया, मसूरी नतीजा बनाया गया, उसको रद्द करती है। उस दिन जिस तरह हमला हुआ इलेक्शन पर उसको रद्द करती है। लिहाजा आगे बढ़ने का एक ही तरीका है कि या आप इलेक्शन कराएं साफ साफ या मुल्क बेचैनी का शिकार रहे। देखिए, इस बेचैनी की सूरत में मईशत तरक्की नहीं कर सकती। इस वक्त आपकी जो ग्रोथ है, जो शरह नमू है, वो 0% है। आप कहते हैं मईशत संभल गई, बिल्कुल नहीं संभली। आपने सिर्फ मईशत का गला घोंटा है जिसकी वजह से आप कहते हैं अफरात दर में जो इजाफा था वो कुछ कम हो गया। आप कहते हैं हमारे ज़खायर जो हैं ज़र मुबादला के बढ़ गए क्योंकि आपको कर्जे की रकम मिल गई। तो इस कर्ज की मैप पे ये मुल्क नहीं चलेगा। इस मुल्क को अगर आपने चलाना है, मईशत को तरक्की देनी है, तो आपको अवाम को इज्जत देना होगी, अवाम की आवाज को इज्जत देना होगी। इस जबर के माहौल में, इस हौस के माहौल आप आगे नहीं बढ़ सकते। जी, लेकिन पॉसिबली कैसे सलमान साहब? हुकूमत के साथ बातचीत तो बड़ी एक गैर संजीदा सा एक बैठकें नजर आई हमें, लेकिन इस वक्त एहतजाज की इजाजत भी आप लोगों को ऑफिशियली तो नहीं दी जा रही। लाहौर के में भी अदालत से रुजू किया हुआ है। तो एक ये तासुर कायम हो रहा है कि मौलाना के साथ भी एक बड़ी स्ट्रीट पावर है, आप पीटीआई के साथ भी एक बड़ी अवामी पावर है। तो अब आप लोग मुजाहमत के जरिए सड़कों के ऊपर ही आएंगे? जुनेद अकबर साहब का एक स्टेटमेंट है जेर गर्दिश, वो कहते हैं इस बार इस्लामाबाद आएंगे तो मुकम्मल तैयारी के साथ आएंगे। माजी में आपने भी एक बयान दिया था और आपने कहा कि तकरीबन 4 लाख बंदा अगर निकल आता है तो तभी एहतजाज जो है वो कामयाब होगा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि एक तरजीह होगी आप लोगों की मौलाना साहब के साथ मिलकर सड़कों पे निकलने की, हुकूमत उसकी इजाजत दे या ना दे, लेकिन एक मुजामत का तरीकाकार सड़कों के जरिए निकलेगा।
ये सब कुछ मुमकिन है। तारीख अपना रास्ता खुद बनाती है, कौमें फैसला करती हैं उन्होंने कब जबर को कबूल नहीं करना। तो ये तो होता है, लेकिन लोग जब समझते हैं कि बात हद से बढ़ गई है, हौंस का निज़ाम, फरेब का निज़ाम, झूठ का निज़ाम उन्हें कबूल नहीं है, तो खुद बाहर आती है, उन्हें लाने की जरूरत नहीं होती। बांग्लादेश में एक लीडरलेस इनकलाब आया, कोई लीडर नहीं थे, लोग खुद बाहर निकले, वो तालिब इल्म हो या दीगर लोग हों, तो ऐसा होता है। इसका टाइम टेबल देना मुमकिन नहीं हुआ करता कि अगले हफ्ते होगा या 2 हफ्तों के बाद होगा, लेकिन ये होता है और ये होकर रहेगा। हम ये चाहते हैं कि यहाँ तक नौबत ना आए। इमरान खान साहब ने खत लिखा, वो खुला खत है, वो कौम के नाम खत है, वो दीगर इदारों के सरबराहान के नाम खत है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को उन्होंने लिखा, चीफ जो है सीनियर जज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट उनको लिखा, बेंच, तो हर एक से मुकालमा कर रहे हैं इमरान खान इस वक्त। इस वक्त हम मारंग बलोच की जानिब भी बढ़ रहे हैं, हम मंजूर पश्तीन से भी बात करेंगे, हम सिंध की तमाम जमातों से बात करेंगे, GDA से करेंगे। हम चाहते हैं कि अफ़हाम व तफ़हीम से मामला हल हो। जो मुक़्तदर हल्के हैं, जो मुक़्तदर ताकतें हैं, वो होश के नाम खुद लें। इमरान खान उनको यही कह रहे हैं कि आप हमारी फौज हो, आप में और हम में कोई खलीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन आइन, कानून की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, इन मामलात पे कोई समझौता नहीं होगा, कोई डील नहीं होगी। आप शफाफ इलेक्शन कराइए, अदालतों को आज़ाद कराइए, तभी ये मुल्क आगे बढ़ेगा। ये सलमान साहब कितना आसान होगा? मंजूर पश्तीन को जब राब्ता करेंगे तो क्या उनको फिर माजी की PTI दौर में खान साहब की हुकूमत की जो पॉलिसी थी और इन लोगों को मुल्क दुश्मन करार दिया गया, उसकी पॉसिबली क्या वजाहत दी जाएगी? इसी तरह अगर मारंग बलोच से बात की जाएगी तो PTI अपनी माजी की पॉलिसी की क्या वजाहत देगी जब इन तमाम लोगों को मुल्क दुश्मन कहकर एक बुनियादी रियासती मौक़िफ़ ही अपनाती थी PTI ऑफिशियली इनके खिलाफ? देखिए, हम जो मौक़िफ़ आज अपना रहे हैं वो हम समझते हैं दुरुस्त मौक़िफ़ है, आइन कानून के मुताबिक है, तारीख के जिस धाने पे हम खड़े हैं उसके मुताबिक है। माजी में जो कुछ भी हुआ वो माजी का हिस्सा है, जमातें भी सीखती हैं, और ये कहना आपका दुरुस्त भी नहीं है कि हमने इनको दुश्मन करार दिया। इमरान खान साहब ने बारहा कहा कि मारंग बलोच के जो मुतालबे हैं मैं उनसे मुत्तफिक हूँ, किसी को गायब नहीं होना चाहिए, मिसिंग पर्सन नहीं बनना चाहिए, आइन और कानून से मावरा। इसी तरह मंजूर पश्तीन के जो मुतालबे थे, इमरान खान साहब ने कहा मैं उनसे मुत्तफिक हूँ, मुल्क में अमन होना चाहिए, मुल्क में जबर का माहौल नहीं होना चाहिए। तो ये तमाम बातें तब भी दुरुस्त थी, आज भी दुरुस्त हैं। मुल्क को तोड़ने का बयानिया अगर कोई आगे बढ़ाता है तो मुझसे ना कल इत्तफाक करते थे, ना आज इत्तफाक करेंगे। हम जिन चीजों पे इत्तफाक कर सकते हैं वो चीजें यही हैं कि आइन और कानून की बालादस्ती हो, किसी को अगवा ना किया जाए, कोई मिसिंग पर्सन ना बने, इलेक्शन शफाफ हो। इन नुकात पर हम साथ चल सकते हैं, हर उस कुव्वत के जो इन नुकात पर चलना चाहते हैं। चले वैसे, लेकिन सलमान साहब, खान साहब के दौरे हुकूमत में ही PTM के खिलाफ भी क्रैकडाउन हुआ। खान साहब ने हज़ारा बरादरी जो एहतजाज करी थी उनको ब्लैकमेलर्स करार दिया था, और जो रियासती मौक़िफ़ था उनका वो भी मारंग बलोच के हवाले से और दीगर मिसिंग पर्सनस के हवाले से वो रियासती मौक़िफ़ को ही बतौर प्राइम मिनिस्टर उन्होंने दोहराया था। इसके अलावा कोई ऑन द रिकॉर्ड बयान उनका नहीं है। अब खत की बात आपने भी जिक्र किया इसका, आपकी तरफ से सलमान साहब इस खत की तशरीह की गई थी कि खान साहब ने, जी आप अगर जो रिस्पॉन्ड कर दें। जी आप आके देख लीजिए, मुझे अच्छी तरह याद है, मारंग के हवाले से भी, मंजूर पश्तीन के हवाले से भी इमरान खान का मौक़िफ़ ये था कि इनकी मांगे दुरुस्त हैं, तरीक़ाकार में गलती हो सकती है। अगर मुल्क को तोड़ने की कोई बात करता है तो हम उसकी मुखालफत करेंगे, लेकिन इस हवाले से कि किसी को गुम नहीं होना चाहिए, किसी को अगवा नहीं होना चाहिए, जमहूरियत होनी चाहिए, कभी भी कोई इख्तिलाफ नहीं था। लिहाजा ये बात आप बेशक तहकीक कर लीजिए, या आपको ये बात इसी तरह नजर आएगी। आगे अगर हम बढ़ते हैं, और मैं साथ के कह रहा हूँ कि इर्तिका हर जमात फर्ज है, हर जमात में इर्तिका होना चाहिए। ठीक, अब सलमान साहब खत के हवाले से हम बात करते हैं। आपकी तरफ से इसकी एक तशरीह की गई थी और वो सहाफ़ी के सवाल के जवाब में ही थी कि खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखाई हैं इस खत के जरिए। दूसरी तरफ गंडापुर साहब ये दावा करते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते का काम करते हैं और 99% वो कहते हैं मामलात इस्टेब्लिशमेंट के साथ सेट हो चुके हैं। तो ऐसे में अगर आंखें दिखाई जा रही हैं खान साहब की तरफ से तो उसकी वजह से तलखियां बढ़ेगी नहीं। दूसरी तरफ आप लोगों की इस्टेब्लिशमेंट से एंगेजमेंट का आलम यह है कि बैरिस्टर गौहर साहब की एक सिक्योरिटी मीटिंग के ऊपर साइड लाइन पे आर्मी चीफ से मुलाकात होती है तो उसको खुशकिस्मती करार देती है आपकी जमात। रऊफ हसन साहब का स्टेटमेंट देखा जाए या खुद बैरिस्टर गौहर साहब का, तो ऐसे में फिर अगर आंखें दिखाई जाएंगी तो मुश्किलात नहीं बढ़ेंगी? नहीं, देखिए, आंखें हम उस चीज को दिखाते हैं जो आइन और कानून से मावरा है।
अगर कोई अगवाकारी करेगा, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करेगा, अदालतों को मगलूब करेगा, तो बिल्कुल उसको आंखें दिखाएंगे। हम ये कहते हैं आप हमारी फौज हैं, आप में और हम में कोई खलीज नहीं होनी चाहिए। और वो तभी मुमकिन है जब आप आइन और कानून के मुताबिक काम करें, कानून की सरबुलंदी हो, हम इकट्ठे होंगे। मुल्क में जमहूरियत हो, मुल्क में आईनी अफ्तार का बोलबाला हो, हम इकट्ठे होंगे। अवाम में और फौज में कोई दूरी नहीं होगी। आज भी इमरान खान साहब ने जेल में अडयाला में यही कहा कि ये मेरी फौज है, मैं इस फौज के तकद्दुस पे कोई आंच नहीं आने दूंगा। मैं चाहता हूं कि ये फौज ऐसा कोई काम ना करे जिससे इसमें और अवाम में दूरी पैदा हो। ये है हमारा मौक़िफ़। लेकिन अगर कोई आगे बढ़ेगा, हुदूद को क्रॉस करेगा, वो काम करेगा जो आईन और कानून जिसकी इजाजत नहीं देते, घरों में दाखिल होगा, बच्चों और औरतों पर हाथ उठाएगा, तो हम उसको आंखें दिखाएंगे। दूसरी बात गुफ्तगू की है। देखिए, अली अमीन साहब एक सूबे के वजीर आला हैं, गुफ्तगू उनकी जरूर होती है, सिक्योरिटी के मामलात हैं, उस हवाले से वो बिल्कुल बात करने के मजाज हैं। उस गुफ्तगू के दौरान अगर कोई ऐसी बात सामने आती है कि शफाफ जमहूरियत को मुमकिन बनाया जाएगा, आइन और कानून की बालादस्ती होगी, तो बहुत अच्छी बात है, हम उसका खैर मकदम करेंगे। जो गुफ्तगू हुई बैरिस्टर गौहर की, वो भी एक सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग थी, उसको इमरान खान साहब ने खुशाइंद कहा। खुशाइंद इसलिए कहा कि अगर मुक़द्दर ताकतें ये समझती हैं और उनको ये एहसास हो गया है कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को वो दबा नहीं सकती, उसको खामोश नहीं कर सकती, तो ये खुशाइंद बात है। हम हर एक से गुफ्तगू करने को तैयार हैं, कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जिससे हम बात नहीं करेंगे। हम हर सियासी जमात से बात करेंगे, हम मुक़द्दरा से भी बात करेंगे। मकसद सिर्फ एक है, मकसद हुकूमत हासिल करना नहीं है, मकसद इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती कायम करना है। सलमान साहब, लेकिन एहसास हो गया इस्टेब्लिशमेंट को पीटीआई के हवाले से, इस हवाले से जो आप बात कर रहे हैं उनकी तरफ से, तो इस खत के हवाले से भी बहुत मनफी अंदाज में जवाब आया। ये सिक्योरिटी ज़राए से खबर रिपोर्ट हुई थी और वो फौज इस बात पे इनकार करती है कि सियासतदानों के साथ आप बात करें, हम इंगेज नहीं करेंगे, ना ही ऐसे किसी खत में दिलचस्पी रखते हैं। देखिए, ये तो एक होता है ना, ज़ाहिरी रद्द अमल तो अपनी जगह है और एक वक्ती रद्द अमल होता है। जो बात इमरान खान ने कर दी वो 100% दुरुस्त है। उस बात को सुन भी लिया गया है, उस बात का असर होना चाहिए और मैं समझता हूँ होगा। उसके लिए हमें कोई रसीद नहीं चाहिए। इमरान खान ने बतौर एक साबिक वज़ीर आज़म, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह, एक बात की है जो आइन और कानून के मुताबिक है। फौज को अपनी फौज कहा है, दूरियां खत्म करने का कहा है। इसको इसका अगर कोई मजाक उड़ाना चाहे तो ये उसकी बताबीनी है। लेकिन मैं समझता हूँ जो भी कोई मुहब्बे वतन शख्स है, जो भी जी शऊर है, वो इस बात को समझेगा, इस बात में जो दर्द पिन्हा है उसको समझेगा और बात इसी हवाले से आगे बढ़ेगी कि हमने दूरियों को खत्म करना है, हमने आइन और कानून की हुकूमत इस मुल्क में कायम करनी। लेकिन दूरियां सलमान साहब, क्योंकि एक आइडियोलॉजी आप भी रखते थे, पीटीआई में शामिल होने से पहले से रखते थे, जिससे हम सब लोग वाकिफ हैं, तो दूरियां सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के साथ क्यों खत्म करनी है? तमाम सियासी जमातों के साथ भी फिर खत्म की जाए। पीटीआई इतनी डाइवर्स पार्टी है जिसका आप जैसी शख्सियात उसके अंदर शामिल हुई हैं, पूरे मुल्क के अंदर इस सियासी जमात की ऐसी सपोर्ट है जिसकी मिसालें हमें नहीं मिलती हैं इतनी ज्यादा पाकिस्तान में। तो उनको तो एस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल सियासत से अलग करने के हवाले से इस वक्त एडवोकेट करना चाहिए और किसी किस्म की इंगेजमेंट भी नहीं करनी चाहिए। ये एंगेजमेंट हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उनको दूर करें। देखिए, एक हकीकत है, वो बैठे हुए हैं ना सियासत के अंदर। एक रास्ता है जो आइन और जमहूरियत का रास्ता है, उसमें जो ताकत हायल है, उस रास्ते के बीच जो ताकत खड़ी है, हम उसको क्या ये नहीं कहेंगे कि रास्ते से हटो? हम इसके अलावा तो कुछ भी नहीं कह रहे। हम बिल्कुल यही चाहते हैं कि इस मुल्क में सियासी जमातें जो हैं वो इस मुल्क की किस्मत का फैसला करें, जमहूरियत इस मुल्क की किस्मत का फैसला करे। हम कोई डील नहीं चाहते, फौज अपना आईनी रोल अदा करे और उस हवाले से फौज और अवाम में दूरी ना हो। इसके अलावा हम कुछ भी नहीं चाहते। मेरी जो कल आइडियोलॉजी थी वो आज भी है। पीटीआई एक शानदार गुलदस्ता है, इसमें हर तरह के लोग मौजूद हैं। इसमें कोई मुझे ना मजहबी मुनाफरत नजर आती है, ना इंसानी मुनाफरत नजर आती है, ना इसमें कोई एजेंडा है मुल्क पे जागीरदार या सरमायादारों को काबिज करने का। ये एक अवाम की एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, मजदूर और किसान की जमात है। ये एक मार्का है और एक मैं समझता हूँ एक नेमत है जो इस मुल्क के लिए पैदा हो गई है कि अवाम की इतनी बड़ी तादाद जमहूरियत के साथ आज वाबस्ता है। इस जमहूरी लम्हे को हमें इस्तेमाल करना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें खवातीन को इज्जत देनी है, हमने अक़लियतों को इज्जत देनी है, हमने हर इंसान को इस मुल्क में
इज्जत देनी है। हम चाहते हैं कि किसी की आवाज सल्ब ना हो, कोई घर ना टूटे। ये है हमारा नस्फुल है, सिर्फ हुकूमत हासिल करना नहीं है। ये दावत है आज पूरे मुल्क को, क्या इकट्ठे होकर आगे बढ़े, माजी को भूले, माजी के इख्तलाफात को भूले, तर्कियों को भूले। कोई शख्स अगवा नहीं होना चाहिए, कोई शख्स फिसिक पर्सन नहीं बनना चाहिए। बलूचिस्तान हमारा सूबा है, हमारा दिल है, हम उसको साथ लेकर चलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के हुकूक मिलने चाहिए, कहीं जंगो जदल नहीं होना चाहिए, कहीं मजहबी मुनाफरत नहीं होनी चाहिए। हम एक सोशल डेमोक्रेटिक मुस्तकबिल के ख्वाह हैं और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जज साहिबान के तबादले के हवाले से भी सलमान साहब आपका कमेंट चाहेंगे। हुकूमत का ऑब्वियसली इस पे एक मौक़िफ़ तो है कि तरीक़ाकार आईनी अपनाया गया, सीनियरिटी उसूल के हवाले से आइन खामोश है, और फिर अब ये भी एक हुकूमत की तरफ से भी बात की जाती है कि तबादलों के हवाले से, और ये अब क्योंकि एक डिबेट है, इसमें हर किसी किस्म के तबसरे किए जा रहे हैं सीनियरिटी उसूल के हवाले से, कि अगर तबादले के बाद जज साहब जब दूसरे हाई कोर्ट आएंगे वहाँ जूनियर ही उन्होंने तसव्वुर होना है, तो कोई जज क्यों चाहेंगे कि उनका तबादला हो। अब इस सीनियरिटी उसूल के हवाले से मामला कैसे हल हो आपकी नजर में? देखिए, ये जो किया गया है, ये हमला हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जज साहिबान को ये कहा गया है कि तुम काबिले एतबार नहीं हो कि तुम्हें चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जाए, हमें मुती और फरमाबरदार चीफ जस्टिस चाहिए, इसलिए दूसरे सूबों से जजों को यहाँ लाया गया। अगर मकसद ये होता कि इस्लामाबाद में सब सूबों को नुमाइंदगी देनी है तो 4 असामियां मौजूद थी, उन पे 4 सूबों से जज साहिबान आ सकते थे। लेकिन फर्क ये है कि उनके आने से दीगर सूबों से असामियों को पुर करने के लिए वो जूनियर मोस्ट होते, सबसे वो जूनियर जज होते। दीगर सूबों से तबादले के जरिए या ट्रांसफर के जरिए जजों को लाया इसलिए गया है कि जो उनकी सीनियरिटी है उसको गिना जाए उस तारीख से जब वो अपने आबाई हाई कोर्ट में जज मुकर्रर हुए थे, ताकि उस सीनियरिटी की बुनियाद पे उनको यहाँ चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जाए। तो मकसद यही था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चूंकि आजाद मंशी का मुजाहरा किया है, 6 जज साहिबान ने पिछले साल भी खत लिखा था कि उन पे जो दबाव है, उनके घरों में जो हालात नस्ब हैं, उस हवाले से उन्होंने एहतजाज किया था। उन सबको नाकाबिले एतबार समझा जा रहा है, उनको चीफ जजी नहीं दी जा सकती, क्योंकि चीफ जस्टिस ने क्या करना होता है, उसने मुकदमात लगाने होते हैं, मुख्तलिफ जज साहिबान को देने होते हैं, उसने मुकदमात पे जो एतराजात हैं वो लगवाने होते हैं अपने अमले के जरिए ताकि ताकीर हो। ये तमाम काम जो है वो चाहते हैं कि ऐसे किया जाए जो मुक़द्दरा की ख्वाहिश के मुताबिक हो, और इसी के खिलाफ इमरान खान ने खत लिखा है कि खुदा के लिए ये काम करना छोड़ दो, इदारों को अपने आइन और कानून के जो दायरे हैं उनमें काम करने दो। ये कहना कि ये आईनी तौर पे मुमकिन है शायद दुरुस्त बात हो। आइन का आर्टिकल 200 है जो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में तबादले की इजाजत देता है, लेकिन इसका मकसद बिल्कुल कुछ और था। मकसद ये था कि आपको कुछ मुद्दत के लिए जजों की तादाद एक हाई कोर्ट में बढ़ानी है, जहां पहले जज मौजूद है, पूरी तादाद मुतय्यन कर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद आपको कुछ जज साहिबान चाहिए, वहाँ काम बढ़ गया है, तो आप 6 महीने के लिए 4 महीने के लिए वहाँ भेज दें कुछ जज साहिबान को। यहाँ तो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जजों को भेजा गया है, जबकि असामियां अभी भी मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2, उनको पुर किया जा सकता है। तो यहाँ तो बिल्कुल नजर आ रहा है कि आइन के साथ खिलवाड़ किया गया है, एक शिक जो आइन में मौजूद है उसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। आप इसको हुकूमत की नीयत का मसला समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब, आप हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए। नाजरीन, पीटीआई का मौक़िफ़ आपने जाना, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, यही मौज़ूआत होंगे, इसके ऊपर हम तज्ज़िया हासिल करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे, एक तो पीटीआई और अपोजिशन की जमातों का एक ग्रैंड इत्तेहाद जो हमें नजर आ रहा है वो हुकूमत को किस हद तक टफ टाइम दे सकता है, और दूसरा इमरान खान का आर्मी चीफ के नाम ओपन लेटर मौजूए बहस बना हुआ है। दोनों चीज़ों पर तज्जिया हासिल करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ फरमाए जनाब मुर्तज़ा सोलंकी साहब, और हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं माजिद निज़ामी साहब, दोनों सीनियर तज्जियाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सोलंकी साहब, आपसे अगर हम आगाज करें, वैसे तो हम आपसे बुनियादी तौर पे इमरान खान के इस खत के हवाले से बात करना चाह रहे हैं, लेकिन ऑपोजिशन की जो सियासी जमातें एक साथ बैठी हैं, तो इससे पहले पीटीआई ने एहतजाज की कोशिश की, वो हुकूमत ने खुलकर उनको करने नहीं दिया। मुज़ाकरात का सियासी जो एक सिलसिला था वो नाकाम रहा। अब जो खत की बात है वो एक अलग डिबेट है, लेकिन मौलाना साहब के साथ शामिल होकर एक सियासी इत्तेहाद बनना ऑपोजिशन का हुकूमत के लिए खतरे की घंटी नहीं है? देखें, ये खतरे की घंटी हो सकता था अगर जो इत्तेहाद करने वाली जमात है उसके कायद इमरान खान ना होते। उनका जो मिजाज है वो इतना मुतलकुल अनान है
कि वो अपनी जमात में अपने साय को भी बर्दाश्त नहीं करते, तो उनका मिजाज नहीं है इत्तेहाद जलाने वाला। और ये हमने माज़ी करीब में भी देखा है, 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर भी देखा है, फिर इनके जमात के लीडर्स की जो गोलाबारी थी मौलाना पर वो भी देखी है, तो अचकज़ई साहब को मायूस होते भी देखा है। और अब तो ख़ास तौर पर जब उनकी अपनी जमात के अंदर खलफिशार है, तो पहले आप अपने आप को तो मुतहद करें। लेकिन एक थोड़ा सा तो फर्क नजर आया इस मुलाकात से पहले रवैयों में कि मौलाना साहब ने गंडापुर साहब से इसी बात पे एतराज़ किया कि आप मौलाना साहब को निशाने पे क्यों रखे हुए हैं। उनसे पार्टी की खैबर पख्तूनख्वा की सदारत भी गई और यही क्या असर आई है कि इन्हीं चीज़ों की बुनियाद पे। तो अब आप नहीं समझते कि अडियाला में बैठे खान साहब इस इत्तेहाद को एक अहम अपना ऑप्शन समझ रहे हैं? सदारत जाने और वजारत आला की जो उनकी कुर्सी है उसके कमज़ोर होने का मौलाना से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसका ताल्लुक़ उनके पार्टी के अंदर जो झगड़े हैं, बुशरा बेगम के साथ जो उनके ताल्लुकात ख़राब हुए, और इसके अलावा इस तरह के जो मसाइल हैं उससे उसका ताल्लुक़ ज़्यादा है, मौलाना से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बात यह है कि जो मिजाज होता है ना सियासतदानों का, वो आसानी से तब्दील नहीं होता। तो ये ज़रूर कोशिश करें, पहले भी कोशिशें होती रही हैं, लेकिन आपने देखा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत के बाद नुसरत भुट्टो असगर खान जैसे लोगों के साथ जो कहते थे कि हम कोहाला के पुल पर इसको फांसी लटकाएंगे, उन सब के साथ गई और कामयाबी से इत्तेहाद चलाए। वो जो सलाहियत है वो खान साहब के अंदर मौजूद नहीं है। उनकी जमात के बहुत सारे लीडर्स के अंदर है, बहुत अच्छे समझदार किस्म के लोग हैं, लेकिन क्योंकि वीटो पावर खान साहब के पास है और वो जो है वो ऐसे फैसले करते हैं जिसमें जब भी कोई बुनियादी बात हो तो इत्तेहादियों को वो पूछते भी नहीं हैं, चाहे जुडिशल कमीशन की तैनाती हो, उसमें लोग देने हों, दूसरे हों। तो इस वजह से मैं कुछ ज़्यादा पुरुमीद नहीं हूँ इस नए इत्तेहाद से। निज़ामी साहब, अब ये तासुर क्या अभी तक आपके जहन में भी है पीटीआई के हवाले से कि वो उस किस्म का इत्तेहाद नहीं चला सकते? मौलाना साहब से कितने डिफरेंसेस थे, लेकिन आज खान साहब उनकी हिमायत में गंडापुर के खिलाफ पोजीशन लेते हैं। अचकज़ई साहब के हवाले से वो तमाम तलखियां दोनों लीडरान की तरफ से भुला दी गई। अचकज़ई साहब खुद भी ये बात कहते हैं कि माजी की बात हो गई। तो मौलाना, ये जो इत्तेहाद है इसकी क्या अहमियत है आपकी नज़र में? फिर मौलाना साहब का क्या इसके अंदर रोल होगा? वो अपनी एक बड़ी सियासी फोर्स के तौर पर शामिल होंगे या बस इखलाकी तौर पे ही पीटीआई का साथ दे रहे हैं तमाम चीज के अंदर? जी बहुत शुक्रिया। अभी तक के सियासी हालात में तो ये नजर आ रहा है कि तहरीक इंसाफ शायद ये समझ चुकी है कि उन्होंने गुज़िश्ता एक साल में ख़ुसूसन 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जो सोलो फ्लाइट ली है, जिसमें उन्होंने ड्राइविंग सीट अपने पास रखी है, उसके खातिर खा नताइज उन्हें नहीं मिल सके। तो इस महीने में हम ये स्ट्रेटजी में तब्दीलियां की जा रही हैं, मुफाहिमत और मुज़ाकरात की बात करने वालों को बैकफुट पे ले जाके तो मुज़ाहमत करने वालों को आगे लाया जा रहा है। और इस सिचुएशन में जब हम ये अलायंस की तरफ नजर डालते हैं तो पता चलता है कि मौलाना फजलुर रहमान को बिल्कुल उनसे शिकायत थी, महमूद खान अचकज़ई को थी, शाहिद खान अब्बासी को एंगेज किया गया है। तो उसमें डेफिनेटली तहरीक इंसाफ की जानिब से कुछ ना कुछ उन्हें ऑफर जरूर किया गया होगा कि जिसकी बुनियाद पर मौलाना फजलुर रहमान ने खसूसन इस चीज का फैसला किया है। उसकी वजह यह है कि दोनों का बैटल ग्राउंड तो एक ही है और हो सकता है कि अगर ये इत्तेहाद कामयाबी से चलता है तो उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस हवाले से कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को आए। तो इसमें मुझे ये जरूर लगता है कि तहरीक इंसाफ के हवाले से ये बात दुरुस्त है कि उन्होंने गुज़िश्ता 10 साल में कोई इत्तेहादी पॉलिटिक्स इतनी अच्छी नहीं की, लेकिन अब चूंकि एक साल में उन्हें सोलो फ्लाइट का कोई फायदा हासिल नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी तब्दील करने की कोशिश की है कि जिसके अंदर वो बाकी लोगों को साथ लेके चले हैं। तो पीटीआई को ये समझना होगा कि हमारे सामने ARD की मिसाल है, PDM-1 की मिसाल है कि जिसमें नवाबजादा नसरुल्लाह को, मौलाना फजलुर रहमान को स्पेस दी गई और बड़ी सियासी जमातों ने उनके पीछे खड़े होना पसंद किया। अब अगर तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि वो इस मामले के अंदर वो पॉलिटिकल स्पेस ले तो उन्हें भी सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद में दूसरों को स्पेस देनी होगी, उसी से फिर वो उनका एतमाद जीत सकेंगे। अब ये तो फिर हम आने वाले दिनों में ही देखेंगे कि इस एतबार से कब तक फिर कायम रहेंगी ये बातचीत का एक सिलसिला अपोजिशन जमातों में।
सोलंकी साहब, खत जो खान साहब की तरफ से लिखा गया उसकी हुकूमत की अपनी तशरीह है और पीटीआई की अपनी तशरीह है, लेकिन हुकूमत की तरफ से ये कह देना कि ये पांव पड़ने की कोशिश है इस खत के जरिए, तो ये कैसे किस तरह ये हुकूमत की तरफ से कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने 6 निकात उठाए और 6 निकात जो हैं वो इस वक्त जो मसाइल ऑपोजिशन को भी हैं, इसके अलावा पीका की भी वो बात करते हैं, अदलिया से मुतल्लिक खुद जज साहिबान जो बात कर रहे हैं उस इशू को भी वो रेज कर रहे हैं वहाँ पर, और इलेक्शन की भी बात कर रहे हैं, और साथ एक मुफीद मशवरा भी दे रहे हैं कि ये मामला आपके और अवाम के दरमियान एतमाद को खतरे में डाल सकता है, तो इसके ऊपर आप गौर करें। बतौर साबिक प्राइम मिनिस्टर ये बातें कहना पांव पकड़ने के मुतरादिफ कैसे हो गई? देखें, ये जो नाम निहाद जो ख़त आया है उस हवाले से सियासत तो हो रही है। इस ख़त को सामने लाना ये भी एक सियासी अमल है और जो हुकूमत की तरफ से जवाब है वो भी एक सियासी अमल है। ये ख़त वैसा ख़त नहीं है जो कि लोग किसी को लिखते हैं। इसके अंदर जो नुकात उठाए गए हैं उसके 2 बुनियादी मकासद हैं। नंबर 1 जो उसका मकसद है वो ये है कि दोबारा कोशिश की जाए फ़ौजी क़ियादत के साथ इंगेज करने की कि जी हाँ, हम आपके ख़िलाफ़ बातें करते हैं लेकिन हम आपके इदारे के ख़िलाफ़ नहीं हैं। लेकिन साथ ही वो चीज़ें भी सामने लाई जा रही हैं जिसमें जो फ़ौज की जो क़ियादत है उसको हदफ भी बना गया कि ये जो कुछ तबाही है उसके ज़िम्मेदार आप हैं। तो एक ये ख्वाहिश भी है कि ख़ुद उस इदारे के अंदर अगर कोई दरार पड़ सकती है और उसके नतीजे में वहाँ पर कोई बहस हो सकती है, उसका भी कोई फ़ायदा उठाया जाए। और दूसरी तरफ जो है वो क्योंकि आज की जो सियासत है वो मीडिया पर है, तो इस मामले को जो उनकी शिकवे और शिकायत हैं उनको दोबारा मंजर आम पे लाया जाए, ये उसका मकसद है। ये वो खत नहीं है। शिकवे दुरुस्त है उनके। यहाँ सोलंकी साहब वो अपनी कैद की बात नहीं कर रहे, अपने कारकुनों की भी एक हद से ज़्यादा बात नहीं की उन्होंने, जो ब्रॉडर प्रॉब्लम्स हैं उसी को उन्होंने उठाया वहाँ उस पर खत के जरिए। देखें, हमारे यहाँ सिंधी में एक कहावत है कि जब ताज़ियत पर जाते हैं तो लोग जो है वो मरने वाले के लिए नहीं अपने दुखों के लिए रोते हैं। तो जो भी बहाना है, पीका है, फलां है, अदलिया है, असल जो दुख है वो यही है कि जी मैं 5 अगस्त 2023 से यहाँ पर पड़ा हूँ और आज की जो रिपोर्ट है कि जी उनका ब्लड प्रेशर भी हाई हो रहा है, उनकी दिल की धड़कन जो है वो भी तेज़ हो रही है और जो फैमिली जो है वो भी परेशान है। तो असल जो मसाइल हैं वो है, उस पर हम बात कर सकते हैं कि जी पीका ठीक है नहीं है, अदलिया की अपॉइंटमेंट ठीक है नहीं है, लेकिन इसके अंदर दोनों चीज़ें हैं। इसमें ये ख्वाहिश भी है कि जी हमारे साथ मुकाव कर ले और साथ ही उन पर दबाव डालने की है। ये खान साहब की टिपिकल सियासत है कि एक ही वक्त में आपने गला भी पकड़ना है और पाँव भी। प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। निज़ामी साहब, आपने कैसे देखा ये जो खत का मामला है इटसेल्फ, इस अप्रोच को कि जेल से बैठकर साबिक वज़ीर आज़म खत लिख रहे हैं आर्मी चीफ के नाम, बाहर उनकी जमात भी इंगेज कर रही है। गंडापुर साहब ने यहाँ तक दावा कर दिया कि 99% मामलात इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारे सेट हैं, लेकिन फिर खान साहब जो अप्रोच अपनाते हैं, इसमें जो इशूज़ उठा रहे हैं, पाकिस्तान में जो तारीख रही उसमें साबिक वज़ीर आज़म ने एक मुख्तलिफ अंदाज में अपना मसला तो उठाया, अपने लिए आवाज़ भी उठाई, लेकिन ये खत वाली अप्रोच इमरान खान की आपकी नज़र में क्या मुनफरिद अप्रोच है? जी, ये खत इसलिए थोड़ा मुख्तलिफ है कि इसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है वो बाकी इमरान खान साहब के बयान से थोड़ा मुख्तलिफ है। इसके अंदर वो अल्फाज के तुंदो तेज निश्तर नहीं बरसाए गए, बल्कि इसके अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो पहले बयानात से और प्रेस रिलीज से काफ़ी बेहतर हैं। और दूसरी जानिब जब हम रियासत की जानिब से, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो बयानात हैं, ख़ुसूसन जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया है उसको देखते हैं तो उसके अंदर भी हमें उस तरह के सख्त बयानात किसी पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से नाम लिए बगैर भी मौजूद नहीं है। तो दोनों का कंटेंट अगर सामने रखें तो पता चलता है कि बहरहाल कहीं ना कहीं कोई पेशरफ्त हो रही है, या कम से कम अगर पेशरफ्त नहीं हो रही तो फरीकैन ने अपने कदम जमा लिए हैं और वो एक दूसरे के खिलाफ आगे नहीं बढ़ रहे। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो खत का मामला है ये उस सारी चीज को जाहिर करता है। लेकिन मुझे यहाँ पे ये चीज भी याद आ रही है कि जिस तरह मिर्जा गालिब ने कहा था कि दे के खत मुंह देखता है नामा पर, कुछ तो पैगामे ज़बानी और है।
तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे पैगाम ज़बानी का जो मसला है वो इस्टेब्लिशमेंट में और इमरान खान साहब की मुज़ाकराती टीम में तय होना बाकी है, और वो पैगाम ज़ुबानी अभी चल रहा है जिसमें बैकडोर मुज़ाकरात भी मौजूद हैं। तो उसके हवाले से जो चीज़ें सामने आएंगी वो ज़्यादा बेहतर होंगी। ये तो सिर्फ उन्हें मुतवज्जो करने की एक कोशिश है कि जिसके ऊपर वक्त के साथ साथ फिर अमल होगा कि इसमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो महज ज़ेब दास्तां के लिए बनाई गई और कौन सी ऐसी ठोस चीज़ें हैं जिन पे बात होगी, मुज़ाकरात होंगे और फिर ये मामला इस पे आगे बढ़ेगा। सोलंकी साहब, गंडापुर साहब का ये स्टेटमेंट तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। वो कहते हैं कि 99% मामलात इस्टेब्लिशमेंट के साथ सेट हो चुके हैं। तो वाकई कोई पेशरफ्त या एंगेजमेंट है जिसको हुकूमत मानने को तैयार नहीं है? और हुकूमत में से भी मियां जावेद साहब के बहुत सारे शक व शुबहात से भरपूर बयानात आते रहते हैं सामने नून लीग के। मेरी इस खत पर जो रद्द-ए-अमल आया है उसकी तशरीह थोड़ी सी मुख्तलिफ है। आपको याद होगा कि जैसे ये ख़त आया सोशल मीडिया पे, तो उसके फ़ौरन बाद अस्करी ज़राए के हवाले से ये ख़बर तमाम चैनल्स पर चली कि जी हमें न ख़त मिला है, न हमने इस ख़त का जवाब देना है, और ये भी कि अगर आप सियासी जमात हैं तो आप सियासी जमातों से बात करें, हमसे रब्ता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद जो प्रेस रिलीज़ आई उसमें जो उसका कोई ज़िक्र नहीं है, वो मैं उसको इस तरह से ताबीर करता हूँ कि ये एक तरह से नज़रअंदाज करने वाली बात है कि कोई कुछ हुआ ही नहीं है। अब आ जाएं गंडापुर साहब की बात की, तो वो ख़ुद कैमरे पे कह चुके हैं कि ये मेरी ख्वाहिश थी, मेरी तजवीज़ थी कि खान साहब को बनी गाला या किसी पुरफ़िज़ा मकाम पर ले जाएं ताकि हम कोई बातचीत करें, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। लेकिन पीटीआई ये कहती है कि ये बात खान साहब नहीं माने बाद में कि उनको शिफ्ट कर लिया जाए, दूसरी तरफ तैयार थी। वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन गंडापुर जब खुद ये कैमरे पे कह चुके हैं कि ये उधर से बात नहीं आई थी, उन्होंने कहा ये मेरी तरफ से ख्वाहिश का इज़हार और मुझे उसका कोई जवाब नहीं मिला। और फिर जब गंडापुर अब मुसीबत में है कि उनकी कुर्सी हिल रही है और जो कमेटी है वो कह रही है कि जी जो तबादले करने हैं वो भी हमसे पूछे, और बाकी जो है वो आपको परसों पता चल जाएगा कि सवाबी का जलसा कैसा हुआ, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। तो अब निज़ामी साहब, लाहौर में भी जलसे की इजाज़त पीटीआई की तरफ से मांगी गई, अदालत से रुजू भी किया गया, लेकिन साफ इनकार है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब कह चुके हैं कि जो 26 नवंबर को होगा बस उसी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल फिर दोबारा दिया जाएगा। क्रिकेट मैचेस का भी तस्करा किया जा रहा है। आपकी नज़र में जो 8 फरवरी को कोई बड़ा एहतजाज पीटीआई कर पाएगी? जी, अभी तक की सूरत हाल में तो खासा मुश्किल नजर आ रहा है। उसकी वजह यह है कि पंजाब के अंदर जो तंजीमी तौर पे तब्दीली की गई है और जो टास्क दिया गया है उसके अभी असरात नजर नहीं आ रहे। ये बात दुरुस्त है कि आलिया हमजा मलिक का जो बैकग्राउंड है या उनका जो बयानात का माजी है वो पार्टी की मुज़ाहमत से बिल्कुल मेल खाता है, और इसीलिए मुझे लगता है कि फरवरी के महीने में तहरीक इंसाफ मुज़ाहमती सियासत की जानिब ही जाएगी। उसकी वजह यह है कि वो इलेक्शन के 1 साल मुकम्मल होने पर ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि उनकी जो मुज़ाकराती टीमें हैं वो हुकूमत के साथ टेबल पे बैठी हों। उससे उनका वो पूरा का पूरा बयानिया जो है उस पर एक सवालिया निशान आ जाएगा कि वो जिस हवाले से इलेक्शन की धांधली की शिकायत करते हैं। तो फरवरी में हमें इस हवाले से उनका जारहाना मिजाज जरूर नजर आएगा, लेकिन पंजाब की हद तक वो अभी तक किसी बड़े जलसे या एहतजाज में ट्रांसलेट होता नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि पार्टी की जो तंजीमी मसाइल हैं या स्ट्रक्चर के मसले हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, और इसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से भी जो हिकमत अमली बनाई जा रही है उसको भी देख के लगता है कि यहाँ पे एक पावर शो तो नहीं हो सकता। हाँ, उस दिन एक्टिविटीज जरूर होंगी और पंजाब की जो तंजीम है उसकी जानिब से एक टोकन हाजिरी या नंबर पूरा करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन फिलहाल अवामी अंदाज में कोई बड़ा एहतजाज नजर नहीं आ रहा। अब सोलंकी साहब, हुकूमत जो है वो अपने आप को जाहिर करती है अनबॉदर्ड और बहुत पुरएतमाद। क्या ये उनका एतमाद दुरुस्त है, या फिर हर हुकूमत का एक जो सिलसिला रहता था कि वो अपनी तरफ से बहुत कॉन्फिडेंट बैठे हुए थे, लेकिन पीछे बैकडोर कोनों को बातचीत इस किस्म की मामलात चल रहे होते थे? ये जो कानून साजी की, ये पूरे 3 साल मुकम्मल करने की जमानत है हुकूमत के लिए, या शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए मुश्किलात बन सकती हैं?
ये ज़मानत न कानून साजी से होगी, न पकड़ धकड़ से होगी, न जलसे जुलूस से होगी, न ये तरक्की का दिन मनाने से होगी। अगर कोई ज़मानत है तो वो ये है कि इस वक्त मईशत जो निस्बतन इस्तेहकाम के सूरत में है, इसमें मज़ीद बेहतरी आए, लोगों के हालात बेहतर हों मुआशी तौर पर। ख़ास तौर पर ये जो 40-42% लोग जो है वो ख़त गुरबत से नीचे हैं, उसमें कोई बेहतरी आए। हमारे यहाँ लोग जो है वो ख़ासे अमलियत पसंद हैं, उनको कुछ चीज़ें नापसंद होंगी, वो जब इलेक्शन आएगा तो उसमें वो वोट देंगे, फिर उसका जो भी नतीजा आए वो एक अलग कहानी है। लेकिन असल जो टेस्ट है वो ये है कि जो मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत है, जिसको पीपल्स पार्टी की खामोश हिमायत है काबीना में शिरकत किए बगैर, वो मुआशी तौर पर गवर्नेंस के एतबार से ख़ास तौर पर पंजाब में मरियम कैसे करती हैं, जो आपको माजिद ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, वहीं से आपको पता चलेगा कि ये चल सकते हैं। ये इससे बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपने किससे क्या जोड़ तोड़ की है, वो उससे तय नहीं होगा। प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हुकूमत की तरफ से जो इकदामात किए गए माजिद निज़ामी साहब, उसमें वो कामयाब रहे, खा उसकी कितनी ही मुखालफत क्यों ना की जा रही हो। 26वीं तरमीम पी का इस वक्त जो ऑर्डिनेंस में तरमीम की गई, लाया गया सामने ऑर्डिनेंस, उसके तहत सहाफ़ी इस वक्त सरापा एहतजाज हैं, अदालतों से रुजू कर रहे हैं। फिर हमने देखा जजेस के तबादले का मामला, अदलिया के अंदर बहुत ज़्यादा ख़तो किताबत शुरू हुई, खुलकर इसके ऊपर जज साहिबान भी सामने आए हैं। तो ये तमाम काम करने में तो हुकूमत कामयाब रही, इसके साथ उनकी हुकूमत की जमानत है या हर महाज के ऊपर इस वक्त उन्होंने जो एक वकला भी सड़कों पर निकल आए, सहाफ़ी भी, ये उनके लिए मुश्किलात का सबब बनेगा? तमाम पावर्स कंबाइन हो जाएंगी ऑपोजिशन समेत? जी, अभी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मामले में जो कुछ हुआ है उससे तो लगता है कि हुकूमत ने जो आखिरी मोर्चा था वो भी फतह कर लिया है और अब सरेदस्त उनके सामने ऐसी कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ जब हम दीगर अवामिल पर नजर डालते हैं, हमारे सामने ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं कि हुकूमत ने रियासत के दीगर अदारों की ख्वाहिश और मंशा के मुताबिक इक़दाम तो किए, लेकिन फिर भी वो जो एक सेम पेज का दावा किया जाता है वो ना रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि मुस्लिम लीग नून को भी ये अंदाजा है कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो उस वक्त जब इस तरह की बातें की जाती थी और मुस्लिम लीग नून उन सारी चीजों में शरीक थी, तो उन्हें ये तो मालूम है कि जो बैकडोर चैनल के जरिए बातचीत की जाती है वो खासी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि सरफेस के ऊपर कुछ और होता है और बैकग्राउंड में कुछ और चल रहा होता है। तो फिलहाल मईशत के हवाले से जो हुकूमत की सरगर्मियां हैं उनको देखते हुए आईनी तरमीम के हवाले से जो चीजें हैं उनको सामने रखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला है, तो ये तो फतूहात लग रही हैं कि हुकूमत के लिए कोई बड़ी मुश्किल नहीं है और इस सारे मामले के अंदर वो सुरखरू होने जा रही है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद वो जो एक सबसे बड़ा मामला है वो ये है कि क्या वो सेम पेज रह पाता है या नहीं, और इन हाउस तब्दीली की जो एक गुंजाइश है वो तो हर वक्त मौजूद रहती है। और हमारे सामने ऐसे कई कैंडिडेट भी मौजूद हैं कि जो ये चाहते हैं या समझते हैं कि वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को रिप्लेस कर सकते हैं, और शहबाज शरीफ साहब को भी इस बात का अंदाजा है कि वो तैयब उर्दुगान जैसी ताकत तो नहीं रखते, वो भी कई मामलात के अंदर बेबस हैं। तो इस सिनेरियो के अंदर फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा, लेकिन ये सफ़ा बदलते या पलटते या फटते देर नहीं लगती। ये वो एक डर है जो तहरीक इंसाफ के हवाले से मुस्लिम लीग नून को अभी भी मौजूद है। ये हो सकता है कि तहरीक इंसाफ को उतनी स्पेस ना मिले, लेकिन मौजूदा सेटअप के अंदर जो तब्दीली है वो तो किसी भी वक्त की जा सकती है और उसके लिए ऑप्शंस भी मौजूद हैं। इन हाउस चेंज सोलंकी साहब, इसकी बात तो पहले दिन से, जब से शहबाज शरीफ ने हुकूमत संभाली है उस वक्त से ये कयास आराई तो की जा रही है, और ये इम्कान जब निज़ामी साहब इसकी बात करें तो उसका मतलब है मौजूद है। कैंडिडेट्स हम सबको मालूम है कौन शख्सियात हो सकते हैं जो इस वक्त की मौजूदा हुकूमत की पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते, हुकूमत के बड़े अहम शख्सियात बने हुए हैं। सो ये डर शहबाज शरीफ की हुकूमत को होना चाहिए। PTI चलें, उनके मामला तो सेट नहीं हो रहे, लेकिन इन हाउस तब्दीली किसी किस्म की हो सकती है। आईनी और कानूनी तौर पर जो तब्दीली है वो किसी भी वक्त मुमकिन है, क्योंकि इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून है वो अपने बलबोते पर तो ये हुकूमत खड़ी नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी निकल जाए तो ये हुकूमत गिर पड़ेगी।
असल जो बात है वो ये है कि इस वक्त जो इंतज़ाम है उसमें क्या शहबाज शरीफ हुकूमत कोई ऐसी हरकतें करेगी जैसे इमरान खान ने की और जिसके नतीजे में 10 अप्रैल 2022 को उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद हो गया। अभी तक मुझे ऐसे कोई आसार नज़र नहीं आए। और ख़ुद पीपल्स पार्टी भी जब ये फैसला करेगी कि इसको छोड़े, अगर ऐसा फैसला करेगी तो उसको भी दाएं बाएं आगे पीछे इस्लामाबाद पिंडी कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा ना। तो इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें न मुआशी तौर पर न गवर्नेंस के तौर पर ऐसे कोई हालात हैं। अगर कल ऐसे हालात पैदा होंगे तो हम कहेंगे कि हाँ जी ये होगा। लेकिन पीपल्स पार्टी को ऐसा कुछ सूट करेगा? अभी आज की भी वैसे डेवलपमेंट है, प्रेसिडेंट जरदारी साहब चीन के विजिट पे हैं, बिलावल साहब अमेरिका गए हैं, तो लेकिन फॉरेन ऑफिस ये कहता है बिलावल साहब के विजिट के हवाले से कि ये उनकी जमात से ही पूछा जाए, ये सरकार इसके ऊपर रिस्पॉन्ड, सरकारी विजिट नहीं है उनका। तो पीपल्स पार्टी इस वक्त किस पोजिशन में आपको नजर आती है? पीपल्स पार्टी बहुत ही अच्छी पोजीशन में है। आप ये देखें कि पीटीआई ये इल्ज़ाम लगाती है कि जी ये फार्म 47 की हुकूमत है और ये धांधली की हुकूमत है। ऐसा ही है जी। तो उसी पार्लियामेंट से जरदारी साहब मुल्क के सदर हैं, गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट हैं, डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी के हैं, खैबर पख्तूनख्वा में उनके गवर्नर हैं, पंजाब के अंदर जो सबसे बड़ा सूबा है वहाँ उनके गवर्नर हैं, बलूचिस्तान में वज़ीर आला उनकी जमात से हैं। 2008 से पीपल्स पार्टी की हुकूमत चल रही है। इससे ज़्यादा शानदार सूरत हाल किसी जमात के लिए और क्या हो सकती है कि एक टिकट में 2 मज़े हैं। और एक बहुत शानदार दोहरी पॉलिसी भी पीपल्स पार्टी अपनाए हुए है। एक तरफ बिलावल साहब ने एक महाज खड़ा किया था सोशल मीडिया पाबंदियों के हवाले से, अब जो नई कानून साजी हुई उसमें भी शहीदों में नाम लिखवाने की भी कोशिश की पीपल्स पार्टी ने, कहते हुए कि अब इसमें हम तरमीम करा देंगे, लेकिन सदर मुमलिकत ने उस पर दस्तखत भी कर दिया। तो अब बहरहाल सुलंगी साहब आपके इस पॉइंट के ऊपर ही मुझे प्रोग्राम क्लोज करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तजा सुलंगी साहब, माजिद निजामी साहब इस प्रोग्राम हुए। देखते हैं नाजरीन, ये जो ऑपोजिशन का इत्तेहाद है क्या ये एक मुख्तलिफ किस्म का लाहे अमल अपना सकेगा या पहले वाला ही इसका मुस्तकबिल होगा जो अचकजई साहब के अंडर एक इत्तेहाद बना था लेकिन बाद में खामोशी छा गई। आज के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।